अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन विद टू अननोन वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने वन अननोन वेरिएबल के साथ जो टॉपिक फोकस किया हुआ था वो वन अननोन वेरिएबल का था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जैसे एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन हम किस चीज़ को कहते हैं और किस तरीके से फिर उसकी एक यूनिक वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसको समझा दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा जो पिछली वीडियो का था। और इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला ये कि कहते हैं कि सिंपल लीनियर इक्वेशन विद टू अननोन वेरिएबल्स किस तरह दिखती है, वो होती किस तरीके की है, और फिर पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर किसको कहते हैं और उनकी इकोनॉमिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, और तीसरा ये कि इस इक्वेशन के थ्रू हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो ओवरव्यू है पिछली वीडियो का, ज़रा वो दे देता हूँ। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेशन विद वन अननोन वेरिएबल कैसे होती है। देखें, जैसे लिखा हुआ है 3x + 2 = 17। अब इसमें सिनेरियो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन का जो वर्ड है वो ये है कि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब आपको इसकी x की, जो क्योंकि ये एक वन अननोन कहलाएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है जो कि नहीं मालूम हमें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। कैसे कि 3x हम इधर ही रखते हैं अगर, और 17 जो इक्वल्स टू के उधर है उसकी तरफ हम +2 को ले आते हैं तो ये -2 हो जाएगा। देन ये बन जाएगा 17 - 2 15, और ये 3x के अंदर से ये 3x के आपस में 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर ये 3 इधर से इक्वल्स टू के उधर चले जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 1 3, 3 5 15, तो x की एक यूनिक वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि होगी x = 5। ठीक है, ये जो है वे इक्वेशन विद वन अननोन वेरिएबल आप कह सकते हैं, और इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो अभी हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, वो ये कि टू अननोन वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन कैसे दिखती है। तो देखें, टू अननोन वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले ये चीज़ कि हमने ये पहले भी पढ़ा भी था कि हम ये कहते हैं कि अगर फंक्शनल फॉर्म लिखें किसी भी इक्वेशन की, तो हम जैसे ये कह सकते हैं कि यार y जो है वो फंक्शन है x का। ठीक है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन हमें यहाँ पे इस फंक्शन से ये तो पता चल रहा है, अगर टू अननोन की बात करेंगे, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, और ये आपस में y जो है वो किसी x वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये आपस में एक दूसरे को, या y इस x से किस तरह अफेक्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है, नेगेटिवली हो रहा है, यानी इनका आपस में रिलेशनशिप है किस तरीके का। रिलेशनशिप तो है, बट रिलेशनशिप क्लियर नहीं पता कि किस तरीके से। तो उस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम स्पेसिफिकली एक इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या होती है, जैसे कि मैंने इधर लिखी y, सिंपलेस्ट फॉर्म है y = a + b x। यहाँ ये y और x जो है ये बेसिकली आपके टू अननोन वेरिएबल्स कहलाते हैं, और ये जो b और a है इसको मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाएगी हमारी सिंपल फॉर्म में इक्वेशन विद टू अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, विद टू अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसकी जब हम बात करते हैं तो अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन भी है। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में, कि आप देख रहे होंगे कि दोनों वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो ग्रेटर देन यूनिटी नहीं है, यानी वन से बड़ी कोई पावर नज़र नहीं आ रही, वन ही है दोनों के ऊपर जो पावर लगी है उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है वो सिंपल लीनियर इक्वेशन कंसिडर करते हैं और इसको लीनियर इक्वेशन ही का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि एक तो पहली चीज़ तो ये हो गई, जो पहला पॉइंट था कि किस तरीके से दिखती है, तो ऐसे दिखती है। अब इसका एक रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है। वो रिलेशनशिप क्या है कि x के साथ जो आपको साइन नज़र आ रहा है वो है पॉजिटिव, यानी इसका मतलब है कि अगर x जितना भी इंक्रीज होगा, जो इम्पैक्ट आएगा y पे वो पॉजिटिव आएगा, यानी y बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि जब लाजमी आते जब ये बात कर रहे हैं तो हमें फिर इसकी
इनकी ये जो ए और बी है इसका भी डिफाइन करना लाजमी है ताकि क्वेश्चन को क्लियर समझ सकें। तो ए और बी जो है वो पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स का मकसद ये है कि किस मैग्नीट्यूड से जो है वो चेंज आएगा y में। जैसे कि अगर मैं b की बात करता हूँ तो b एक ऐसा पैरामीटर है कि मैं कहूँ कि अगर x 1 से बढ़ेगा तो भाई y कितने से बढ़ेगा ये कौन बता सकता है? ये b बताएगा मुझे। b एक ऐसा पैरामीटर है जो कि उसको मल्टीपल कर रहा होगा। जैसे कि अगर x 1 से बढ़ रहा है और b है लेट्स सपोज 2, तो x और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी 2 1 2, तो यानी जो एडिशन होगा y में वो 2 का हो जाएगा। तो यानी पैरामीटर है कि किस मैग्नीट्यूड से बढ़ रहा है वो किस पैरामीटर के अंदर जो है वो x की कैलकुलेशन को हम देखेंगे कि y के ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रही है, वो b है। इसी तरीके से a भी a लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि ऐड होगी इवन जब x की वैल्यू कुछ ना भी हो, यानी एक जीरो भी होगा तो भी a एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप इस इक्वेशन में करके देख सकते हैं कि जैसे कि b x है और अगर x को मैं जीरो रख दूँ तो b जो है वो b x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये वाली टर्म जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन a स्टिल जो है वो मौजूद रहेगा। यानी a एक ऐसी वैल्यू है जो कि x अगर ना भी हो, यानी x की वैल्यू ज़ीरो भी हो, तब भी वो y के अंदर y की कोई वैल्यू बता रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल तरीके से, क्योंकि हम आगे इसको ग्राफ में भी दिखाएंगे कैसे होता है, तो a और b जो है वो बेसिकली आपके मैथमेटिकली अगर आप कहें तो जो a ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट उस ग्राफ में आपको क्लियर नजर आता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ से इस इक्वेशन का ग्राफ या इस इक्वेशन की वो वैल्यू जब जो एक वेरिएबल है जो कि आप कह लें जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो कि यहाँ पे x है, यानी x की जो भी वैल्यू होगी y उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट है। तो हम यही बात यहाँ पे करते हैं कि अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर जीरो होगी तो y की वैल्यू यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो बेसिकली आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। यानी जहाँ से इनिशिएट होगा पॉइंट और उसके बाद फिर आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो आपका y की वैल्यू बढ़ती रहेगी। लेकिन जब इनिशियल पॉइंट जहाँ x की वैल्यू जीरो होगी वहाँ y की वैल्यू क्या होगी, वो इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, b जो है वो बेसिकली आपका उस इक्वेशन का स्लोप कहलाता है, ठीक है। कि यानी उस इक्वेशन का स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली चेंज होता है, ठीक है, कि x अगर एक यूनिट से चेंज हुआ तो y कितने यूनिट से चेंज होगा, ये बेसिकली स्लोप कहलाता है। और इसकी ज़्यादा क्लियर आपको जो चीज़ नज़र आएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, वो इसकी इक्वेशन इसके ग्राफ में होगी, सॉरी। तो ये हम आगे अभी देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है हमारा। अच्छा, अब हम अगर इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन में आ जाएं, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन भी देखनी थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मैथ्स के साथ साथ इसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेके भी चलेंगे। तो देखें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ए और बी क्या कहते हैं कि डिनोट करते हैं, या क्या आप कहते हैं एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो हम इस तरीके उसी वक्त देख सकते हैं कि जब हम इसको कोई इस फंक्शन को हम ये जानते हो कि ये फंक्शन है किस चीज़ का, या ये इक्वेशन है किस चीज़ की, किस हवाले से बात हो रही है। जैसे कि इधर अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा जो है वो डिमांड फंक्शन है, ठीक है, मेरा डिमांड फंक्शन है। अच्छा, डिमांड फंक्शन हमें पता होना चाहिए। डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में रिलेशनशिप, उसको हम जो है वो डिमांड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y और x जो है हम उसको लिखेंगे कि जी q इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस जितना भी चेंज होगा क्वांटिटी उसके साथ चेंज होगी। तो यहाँ ये हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये डिपेंडेंट हो जाता है, Q डिपेंडेंट हो जाता है और P जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब इसी की हम फंक्शनल फॉर्म भी सॉरी आप कह लें इक्वेशनल फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि तो फंक्शनल है। और इक्वेशन फॉर्म लेट सपोज मैं कहता हूँ ये बन जाती है हमारी कि Q इक्वल्स टू 20 पॉइंट माइनस 0.25 P। अच्छा, अब इससे क्या हमें नज़र आ रहा है, इससे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि P देखें आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा होगा। अब इधर देखें A और B की जगह पे हमने वैल्यूज़ डाल दी, तो इसको मैं और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ इधर। लेकिन अगर हम पहली एक मेन चीज़ बात करेंगे, P अगर इंक्रीज होगा तो Q के साथ क्या होगा, तो Q के ऊपर इसका P का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन बीच में मौजूद है। और अब ये 20 क्या चीज़ है, ये वैसे मैथमेटिकली तो क्या है, इंटरसेप्ट है। और कब, क्योंकि अगर P 0 होगा तो यानी Q की वैल्यू क्या होगी 20।
और अगर p, अब अगर हम इसकी बात करें, b जो अगला पैरामीटर है वो है स्लोप। बेसिकली ये बता रहा है कि अगर p 1 से इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या जो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी वो बेसिकली 0.25 यूनिट से होगी। और अगर यहाँ पर 2 लिख दें तो लाजमी है 2 का 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है वो मैथमेटिकल तरीके से जो मैं आपको बताया था वो तो ये है। और अगर हम इसको बात करते हैं आपके किसी भी इस किस्म के फंक्शन की, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 20 क्या है, तो आप यही कहेंगे कि 20 बेसिकली एक ऐसी डिमांड है इकोनॉमिकल सेंस में, कि एक ऐसी डिमांड है जो कि प्राइस अगर जीरो भी हो तब भी लोग डिमांड करेंगे। यानी प्राइस अगर एकदम आप कह लें, कहते हैं कि ज़ीरो भी हो जाएगी तब भी आपकी एक मिनिमम डिमांड कह लें वो, या मैक्सिमम डिमांड कह लें कि वो इतनी होगी। फिर प्राइस जीरो भी हो जाए, फ्री में मिलने लग जाए तो एक लिमिटेड एक डिमांड होगी। ठीक है, और जो 0.25 है वो स्लोप है, बेसिकली वो एक्सटेंड दिखा रहा है कि लोग प्राइस के चेंज होने के ऊपर अपनी क्वांटिटी को कितना चेंज करेंगे। ठीक है, यानी ये मैग्नीट्यूड है, ये कह लें, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आते हैं इलास्टिसिटी वगैरह के भी और बाकी आगे रिस्पॉन्सिवनेस के भी। और चेंज है ये बेसिकली कि प्राइस के चेंज होने से कस्टमर पे या कंज्यूमर पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, वो कितनी अपनी क्वांटिटी को वेरी करेगा या चेंज करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ की ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि दोनों जो है वो वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कभी कभी कहते हैं, क्योंकि जो ग्राफ इससे बनकर निकलता है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ से पहले ये कि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता। अगर ये सिर्फ एक इक्वेशन हमारे पास हो और अगर हमें कोई कहे कि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन निकालें तो हम वो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो भी p की वैल्यू में रखता जाऊंगा एक q की एक नई वैल्यू आती रहेगी, लेकिन कोई एक हर p की वैल्यू पे एक q की एक नई वैल्यू होगी, लेकिन कोई एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि ये जो है वो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है इस पूरी इक्वेशन का। ये उसी सूरत में हो सकता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन हो और फिर हम उसको कंबाइन करके एक ऐसी वैल्यू निकाल लें जो कि उस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ पे चलते हैं। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो ग्राफ बहुत ही सिंपल होगा कि मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अगर आप p की वैल्यू को आप मुख्तलिफ वैल्यूज डाल लें और p की वैल्यू को लेट सपोज हम पहले रखते हैं आपका 2, तो अगर आप इसको 2 रखेंगे तो क्या होगा, 0.25 इंटू 2 और ये माइनस ये 20 इधर आया हुआ है, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 20 माइनस 0.5 जो कि बन जाएगा 19.5। इसी तरीके से अगर आप इसको 4 कर देंगे तो बेसिकली ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आप खुद करके भी दे सकते हैं 19। और अगर इसी तरीके से आप इसको 6 कर देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 18.5। ठीक है, अब आप इसकी ग्राफ को बना सकते हैं। अच्छा यहाँ हम इसको रखेंगे क्वांटिटी और यहाँ हम रखेंगे इसको प्राइस। अच्छा एक और चीज़ इसमें समझाने वाली भी है, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट आप समझ लें, कहते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा हमारा आपका जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वो प्लॉट होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है। यूजुअली आप हमेशा हर जगह देखेंगे आपको यही चीज़ नजर आएगी, लेकिन इस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन में हम इसको उलट लेते हैं और इसी वजह से जो ये हमने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे वो भी हमारी रिवर्स हो जाती है और हम फिर इसको सॉल्व करते हैं, इनवर्स डिमांड फंक्शन कहते हैं। और हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, इसको इसके p की टर्म्स के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। और p की टर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको कहूँ कि भाई 0.25 को आप उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 0.25 p इक्वल्स टू 20 माइनस क्यू। और अब p जब डिवाइड होगा यहाँ पे 0.25 जब इधर आके डिवाइड होगा इन दोनों इक्वेशन से, तो इन दोनों वेरिएबल से, तो 20 के नीचे तो 0.25 आ जाएगा और q के नीचे ही 0.25 आएगा। और इसको मैं भी बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 20 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.25 से तो बेसिकली जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 80। ठीक है, तो ये p इक्वल्स टू 80 हो जाएगा और आपका जो q है वो q क्या हो जाएगा 4q।
ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो है वो आपकी वो बता रही है आपको, ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन बन गया है आपका। और ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन को अगर आप देखें तो अब आपको नजर आ रहा है कि डिपेंडेंट जो है वो P है और इंडिपेंडेंट जो है वो Q है। हालांकि जो डिमांड का लॉ कहता है वो, और जो हमें इंटरप्रिटेशन भी नजर आती है वो यही होती है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, ये नहीं कि क्वांटिटी के चेंज होने से प्राइस कितना चेंज होगा। लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन के अंदर हम ऐसा करते हैं कि हम इसको इन्वर्स डिमांड फंक्शन बनाते हैं और फिर हम इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि इसकी प्लॉटिंग हमेशा आपको नजर आएगी कि P जो है यानी जो प्राइस है वो आपका वर्टिकल एक्सिस के ऊपर नजर आएगा, जिसकी वजह से हमें फिर इसको इन्वर्स डिमांड फंक्शन करके दिखाना पड़ता है और फिर उसी के हिसाब से हमें इसके इंटरसेप्ट लेने पड़ते हैं और आपकी फिर स्लोप भी इसी तरीके से नजर आता है। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और कहता हूँ कि जी Q के अंदर आप 1 वैल्यू पुट करें यानी एक क्वांटिटी है तो प्राइस कितने होंगे, तो आप ये कहेंगे कि जी 4 माइनस 80 80 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 76। और अगर मैं कहूँ कि दूसरी वैल्यू में निकालें जब आप क्वांटिटी 2 हो तो अब क्या आएगी, वो आ जाएगी आपकी 72। और तीसरी वैल्यू अगर क्वांटिटी 3 हो तो जब आ जाएगी आपकी 68। तो अब मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। तो लेट सपोज क्वांटिटी 1 थी, दूसरी क्वांटिटी 2 थी, तीसरी क्वांटिटी 3 थी, ठीक है। और प्राइस आप देख रहे होंगे प्राइस क्या है, जब आपकी क्वांटिटी 1 थी तो प्राइस थे आपके 76 में यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या थे 72, तीसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या थे 68। और अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी 0 है तो क्या होंगे 80, ठीक है। अब आप इसके देंगे प्लॉट बना सकते हैं, एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं कि जी जो मेरा, मैं अगर कहूँ कि जी 76 और इसको मैं ज़रा एक साथ ज्वाइन कर दूँ और इस 72 और 2 की क्वांटिटी को साथ ज्वाइन कर दूँ और इसी तरीके से 68 और 3 की क्वांटिटी को, और साथ में हमें पता चल रहा है कि अगर 4 क्वांटिटी 0 होगी तो इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा 80, जो कि आपको देखें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट कहलाएगा। और स्लोप किस तरीके से नजर आ रहा है, पहले मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं पॉइंट्स को तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो बेसिकली कहलाया ये कहलाएगा हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरी की पूरी डिमांड है हमारी, ठीक है। और अब अगर आप इसको देखें, मैं अगर आपसे बोलूँ स्लोप क्या है तो देखें स्लोप होता है किसी भी दो पॉइंट्स का चेंज। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा हाईलाइट भी कर दूँ कि ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बेसिकली आपका नज़र क्या आ रहा है, इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ तो मेरी प्राइस जब 4 यूनिट से कम हुई है तो क्वांटिटी मेरी 1 यूनिट से बढ़ गई है। यानी जो मेरा स्लोप है वो ये दिखा रहा है कि अगर प्राइस जो है वो 4 यूनिट से कम होगी तो क्वांटिटी मेरी 1 यूनिट से बढ़ जाएगी। यानी स्लोप जो है वो अगर मैं देखूँ एब्सोल्यूट टर्म में तो 4 है। 4 मतलब कि मेरा कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है मेरे प्राइस के चेंज होने से। यानी हर, अब कह लें तो यूँ भी हम इसको कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी चेंज हो रही है 4 प्राइस के, 4 प्राइस डिक्रीज होने पे, यानी 4 रुपीज़ अगर डिक्रीज होंगे तो एक क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। या इसको उल्टा कह लेंगे 4 प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो एक क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, 1 यूनिट कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्लोप कहलाया और 4 आपका स्लोप आ जाएगा और आपकी 80 जो है वो वर्टिकल इंटरसेप्ट आ जाएगा। वर्टिकल क्यों, क्योंकि वर्टिकल इंटरसेप्ट ही कहला रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका फिर 4 जो है जो यहाँ पर आ रहा होगा 4 आपका जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, 4 तो नहीं, अगर हम इसको इस तरह से करके देखें जो आपको इधर नज़र आ रहा था जो पहली क्वेश्चन थी, अगर इसमें मैं P को 0 रखूँ तो Q जो है वो 20 आ रहा है, तो यानी आगे तक ये और जाएगा मजीद। और 20 जो है वो भी अगर आप जब प्रॉपर स्केलिंग करेंगे तो 20 आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कहलाएगा और वर्टिकल इंटरसेप्ट आपका यही कहलाएगा जो कि अभी हमारा आया है, जो कि है बेसिकली 80, ठीक है। तो ये आपको आई होप कहते हैं कुछ चीज़ समझ आई होगी, इससे क्लैरिटी मिली होगी कि ये क्या हमने जो तीनों चीज़ें कवर करी हैं कि पहले कि इक्वेशन कैसी दिखती है, फिर पैरामीटर क्या होते हैं, फिर उसकी इकोनॉमिकल और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है और फिर किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। अगली वीडियो के अंदर मैं इसकी एक ऐसी स्पेसिफिक आप कहने का कहते हैं कि ऐसी इक्वेशंस 2 लेकर आऊँगा जो कि साइमल्टेनियसली जब हम करेंगे तो हमारा जो है वो जो आपकी स्पेसिफिक या कह लेंगे यूनिक जो सोल्यूशंस हैं वो निकल कर आ जाएंगे। और उसके भी मुख्तलिफ मेथड होते हैं, उसको हम ग्राफिकल तरीके से भी सिखा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और मुख्तलिफ होते हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।